वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात करते हैं इंसानी स्मगलिंग, जो कि जदीद दुनिया का एक संगीन और तशवीशनाक मसला है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग की सूरत हाल इंतहाई कशीदा नजर आती है और हर साल हजारों पाकिस्तानी नौजवान जो हैं रोजगार, बेहतर जिंदगी या तालीम के लिए जो है अपने ख्वाब सजाए जो है इस मुल्क से जाने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश के लिए वो कई गैर कानूनी रास्तों का इस्तेमाल करते हैं और ये कोशिश अक्सर स्मगलिंग में जो है वो तब्दील हो जाती है। और इसमें जो अहम मुतासरा इलाके हैं या ग्रोह जिसको हम कह सकते हैं, दही इलाकों के नौजवान, खवातीन, बच्चे, गरीब और नाख्वानदा अफराद इसमें शामिल हैं। और इंसानी स्मगलिंग और के अहम मुकामात और रास्तों की अगर हम बात करें तो ज्यादातर इंसानी स्मगलिंग पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से की जाती है। और स्मगलर्स ईरान, तुर्की और खलीजी ममालिक के जरिए यूरोप ले जाने का जो है झांसा देते हैं। पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, यूरोप और पाकिस्तान से खलीजी रियासतों में बतौर घरेलू मुलाजम जो है मुलाजम भेजा जाता है या मजदूर बनाकर भेजा जाता है। और इंसानी स्मगलिंग की जो इकसाम पाकिस्तान से स्मगल की जाती है, उन इकसाम की अगर बात करें तो उनमें जबरी मुशक्कत के लिए लेके जाने वाले लोग हैं शामिल होते हैं। इसके अलावा जिनसी इस्तेसाल के लिए लेके जाया जाता है, बच्चों की स्मगलिंग की जाती है। और इनकी वजूहात जो अगर हम बयान करना चाहें तो उनमें गुर्बत, बेरोजगारी पाकिस्तान में बढ़ती हुई, इसके अलावा तालीम की कमी, कानूनी रास्तों से जाने की पेचीदगियां वो हायल होती हैं। और इंसानी स्मगलिंग का जो नेटवर्क्स हैं वो बहुत मजबूत हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें कानून नाफिज करने वाले अदारों की तो उन अदारों की कमजोरियां हैं, उसमें करप्शन के एलिमेंट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा कानूनी इकदाम की बात करें तो इसके हवाले से 2002 के कवानीन मौजूद हैं और FIA के जो एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स भी कायम किए गए हैं। ताहम कानून पर मुकम्मल अमल दरामद और आगाही जो है वो नहीं हासिल और बैनुल अक़वामी ताउन की भी कमी जो है ये उसकी वजह से भी ये मसला संगीन होता जा रहा है। इसके हवाले से अवामी आगाही मुहिम चलाई जानी चाहिए, लेकिन इस पर हम मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने पैनल मेंबरान से। और सबसे पहले डोगर साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ने एक आखिरी जो कश्ती हादसा था उसके बाद कहा था कि अहकामात दिए थे FIA को, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि घेरा तंग किया जाए और जो इंसानी स्मगलर हमने देखा काफी पकड़ दकड़ भी हुई, पाबंदी सलासल किया गया, मुकदमात बने, लोग उठाए गए, लेकिन उसके बावजूद आज भी उसी तरीके से इंसानी स्मगलिंग जारी। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की नाअहली है या इसमें क्या अवामिल कार फरमा है? देखिए काशिफ साहब, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब ये तमाम तर नोटिस लिया और उसके बाद आपको याद होगा कि DG FIA को चेंज कर दिया गया और जान मोहम्मद साहब नहायत ही फर्जनाज अफसर हैं, उनको DG FIA की जिम्मेदारी सौंपी गई। और रिपोर्टेडली जब उन्होंने तमाम तर जो ह्यूमन स्मगलर्स थे इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की, तो आपको पता है कि हमारे यहाँ जो भी कोई क्राइम होता है, चाहे वो ह्यूमन स्मगलिंग है या कोई भी किसी भी नेचर है उसकी, कोई भी, तो वहाँ पर उसकी पॉलिटिकल बैकिंग होती है। और पॉलिटिकल जब बैकिंग होती है तो फिर जितना मर्जी ईमानदार अफसर पोस्ट पर हो तो फिर उसे हटा दिया जाता है। अब उनको हटाकर नए DG FIA जो तैनात किए गए हैं, उनको अभी तक जो हदायत मिली हैं कि अभी आपको याद होगा कि कल परसों भी एक हादसा रोनमा हुआ, बड़ा अफसोसनाक हादसा है। और इस तमाम तर सूरत हाल में सर, अब आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि बहुत सारी इकसाम है ह्यूमन स्मगलिंग की, तो अब तो जदीद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है तो तरीक़ाकार भी स्मगलिंग के जदीद होते जा रहे हैं। अब रिपोर्टेडली आपके जो मुकद्दस ऐवान हैं इनके लेटर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, और लेटर पे लोगों से 30-25 लाख रुपया जहाँ भी कोई फंस जाए वो लेकर उसे बैरून मुल्क ले जाने के लिए वीज़ा लिया जाता है, फिर वो वापस नहीं आता। जब वो वापस नहीं आता तो वहाँ पर रिफ्यूजी कैंप्स वगैरह में जो है वो उसे पनाह लेनी पड़ती है, फिर उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया जाता है, फिर यहाँ पर आके फिर वो दरख्वास्तबाजी शुरू हो जाती है। देखें, जब तक आप अपने गवर्नेंस के मसाइल को ठीक नहीं करेंगे, जब तक पोलिटिकली जो लोग बैकिंग कर रहे हैं इन तमाम तर स्मगलर्स की, तो तब तक आप इस तमाम तर चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते। दूसरा, अगर हुकूमत इस मामले पर रत्ती बराबर भी संजीदा होती तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म से हुकूमत को ज़रूर ये इनिशिएटिव लेना चाहिए था कि जो जिस तरह आपने इंटरव्यू में भी फरमाया कि एजुकेशन ना होने की वजह से, गुर्बत की वजह से और दीगर जो मसाइल हैं जिसकी वजह से लोग हिजरत करने पर मजबूर होते हैं, तो इन लोगों को ब्रीफ किया जाना चाहिए था हुकूमती सतह पे, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते कोई भी। अब अपनी कारकर्दगी के लिए तो हुकूमत लाखों अरबों रुपए के इश्तिहारात जारी करती है, लेकिन जो ह्यूमन स्मगलिंग है इस वजह से जो यूथ है हमारी,
तो उनको ये बाहर की दुनिया को दिखाना चाहिए कि जिन आप ममालिक में जाकर खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारने के या सुनहरे ख्वाब देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको मेहनत करना पड़ेगी। वहाँ पर कोई हालात ऐसे नहीं है कि वहाँ पर कोई दरख्तों के साथ वो कहते हैं कि पैसे लगे हुए हैं, तो वहाँ से तोड़-तोड़ के ये इधर बेचेंगे, वहाँ भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए यूथ की जो है ना, वो मेरे ख़्याल में हुकूमत इस हवाले से ग्रूमिंग करने में थोड़ी-सी नाकाम दिखाई दी है। और जो प्राइम मिनिस्टर ने, आपको याद होगा, रिपोर्ट भेजी थी जिसमें 168 के करीब एफआईए के ऑफिशियल्स भी थे। अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि किसी ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। अगर होती भी है तो हमारे यहाँ रवायती अंदाज में वो ठीक 5-6 माह बाद जो है वो दोबारा उन लोगों को तैनात कर दिया जाता है। अब अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा जो एफआईए का सेटअप है, नीचे आप देखते हैं डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, बहुत सारे, अब किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं है, तमाम तर बेशतर लोगों पर जो है वो संगीन नौइयत की फाइनेंशियल करप्शन के इल्जामात है। तो ऐसे लोगों को आप जो कुर्सियों के साथ चिपके हुए हैं, तैनात करके आप जितने मर्जी बुलंदो बाला दावा कर लें, लेकिन अमली तौर पर हुकूमत की कारकर्दगी ह्यूमन स्मगलिंग के हवाले से जो मेरी थोड़ी बहुत समझ बूझ अंडरस्टैंडिंग है, 0/0 है। रितु साहब, आपको क्या लगता है कि इंसानी स्मगलिंग के हवाले से हुकूमती इकदाम काफी हैं, या फिर हम कोई और एक कश्ती हादसे का इंतजार कर रहे हैं कि वो हादसा हो तो उसके बाद मजीद दोबारा फिर हम एकदम, क्योंकि हमने देखा अक्सर एक कश्ती हादसा होता है, उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर साहब एक ऑर्डर करते हैं, एक पकड़ धकड़ शुरू होती है थोड़ी बहुत, उसके बाद खामोशी से दबा दिए जाते हैं मामला। देखिए, अमली तौर पे तो बिल्कुल इसी तरह से है। पहले भी कई इंक्वायरियां हुई, फिर कई कश्ती हादसे हुए, दोबारा भी हम दोबारा किसी नए कश्ती हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं। देखें, कल परसों भी 4 पाकिस्तानी अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, कश्ती हादसा हुआ यूनान में। तो इस तरह आए दिन कोई ना कोई वाक़या हमें सुनने को मिलेगा। बुनियादी तौर पे सारा जो सिस्टम है उसकी सरपरस्ती तो होती है ऐवान बाला से, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो आपका एक सिस्टम है जो कि इतना मजबूत है, जिसकी जितनी भी आप उसको तोड़ने की कोशिश करें वो टूटता नहीं। उसमें सरे फहरिस्त आता है आपका एफआईए, और नंबर 2 आते हैं आपके वो पाकिस्तानी शहरी जिनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो कल को लोग हम पे तनकीद करेंगे कि हम पाकिस्तानियों के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन बहुत माजरत के साथ कि जितने भी गैर मुल्की सफारत खानों में आपके पाकिस्तानी अफसरान हैं या मुलाजमीन हैं, वो पूरे का पूरा अलायकार हैं इस इंसानी स्मगलिंग के, क्योंकि वो सारे रास्ते बताते हैं, वहाँ से जाली स्टिकर्स निकाल के ले आते हैं, इनको लगा के देते हैं। उसके साथ साथ लोगों को मोबिलाइज करने के हवाले से वहाँ पर उनको बुलाया जाता है, उनको दिखाया जाता है। आपको पता है कि इंसानी स्मगलर्स किस तरह से काम करते हैं। इंसानी स्मगलर कुछ लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, उनको दिखाने के लिए उनको मुख्तलिफ एम्बेसीज के दौरे करवाते हैं, वहाँ उनको बिठाते हैं, उनको चाय पिलाते हैं, ताकि उनको यकीन हो जाए कि इस एम्बेसी में बड़ा अच्छा ताल्लुक है। उसके साथ सेकंड नंबर पर आते हैं आपके वो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स और मुख्तलिफ लोग, जो कि वहाँ से बैठ के आपको ये बता रहे होते हैं कि जी इस मुल्क में आएंगे तो आपका 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए पाकिस्तानी आप इतनी इनकम कमा सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं, और सारी किस्म की जो 2 नंबरी है उसकी सहूलत करती है आपकी एफआईए। लेकिन एफआईए में जो आप सिपाहियों को बरतरफ कर देते हैं, इंस्पेक्टर्स को बरतरफ करते हैं, ये लोग नहीं करते। एफआईए में बैठी हुई वो काली भेड़ें इसकी सरपरस्ती करती हैं जिनका आप नाम भी नहीं ले सकते। आप अगर नाम लेते हो तो फिर आपको लग पता जाता है कि कितना मुश्किल है सिस्टम में आगे चलना। तो बुनियादी तौर पे जब तक आप उनके सरपरस्तों को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, ये काम कभी बंद नहीं होगा। ये होता सिर्फ इतना है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किए तो उसके बाद उन्होंने 10 से 15 जो मेन स्मगलर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद वो कहाँ पर हैं, किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह उनको जेल में फैसिलिटेट किया जा रहा है, ये चीज़ आपको नहीं पता। मैंने एक अरसा क्राइम रिपोर्टिंग की है, तो हमें ये पता है कि पुलिस वालों के ऊपर जब ज़्यादा प्रेशर आता है किसी ऐसे वाक़े का कि जिस वाक़े को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है मीडिया में किसी और जगह, उसके तमाम मरकज़ी मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं और 4-6 महीने तक उनकी ज़मानत नहीं होती। उसके बाद ये होता है कि लोग भूल जाते हैं उस वाक़े को, उसके बाद वो लोग आराम से ज़मानत लेते हैं, अपने घर में चैन से रह रहे होते हैं। एक एफआईआर होती है, उसके बाद हर 3 माह बाद उसकी एक पेशी होती है, वो वहाँ पर चले जाते हैं। ज़्यादातर वो मुल्ज़मान नहीं जाते, उनका एक वकील चला
जाता है। तो यहाँ पर जो इस इंसानी स्मगलिंग की जो गंध है वो प्रॉपर तरीके से अब भी मौजूद है और पूरी तरह से काम कर रही है। मासूम लोग, वो लोग जो कि अपने सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब लेके चलते हैं, घर बेच देते हैं, घर के जेवर बेच देते हैं, अम्मा अब्बा की ज़मीनें बेच देते हैं, सूद पे पैसे ले लेते हैं, तो वो फिर खुद तो मारे जाते हैं वहाँ पर मुख्तलिफ वाक़यात में, लेकिन उनका जो ख़ानदान है वो पूरे का पूरा बेचारा सारी ज़िंदगी के लिए एक तरह से अपाहिज ज़िंदगी गुजार रहा होता है। सही, मैं दोबारा भी आता हूँ रितु साहब आपकी तरफ। मांडला साहब, आप क्या समझते हैं कि बुनियादी ये इंसानी स्मगलिंग जो है इसकी बुनियादी वजूहात गुर्बत है, तालीम में कमी है, या हुकूमती पॉलिसियों जो उस तरह से मौसर नहीं है, या कानून नाफज करने वाले इदारों की उस तरह से ग्रिप नहीं है? क्या समझते हैं कि इंसानी हिजरत एक सुन्नत है, लेकिन इस तरीके से जो है वो मुल्क को छोड़ना और अपने खानदान की इज्जत और जान को दांव पर लगाना, ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। देखिए काशिफ साहब, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि जब बंदे ये फैसला करते हैं अपनी मौत का एक सर्टिफिकेट, एक एग्रीमेंट ये एजेंट्स के साथ जब करते हैं, समझ लो एक मौत का सर्टिफिकेट साइन कर रहे होते हैं। लेकिन उसके पीछे वजूहात क्या है? पहली वजह गुर्बत, बेरोजगारी, यहाँ इम्तियाजी सलूक, कुछ लोगों की जिंदगी को इतना तंग कर दिया जाता है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचते। फिर दूसरा, आला तालीम के लिए, बेहतर रोजगार के लिए। उसकी वजह यह है कि ये जब से पाकिस्तान बना है यहाँ कोई ढंग की कोई यूनिवर्सिटी बनाते, एजुकेशन ना होने के बराबर। पहले कि सरकारी स्कूलों की आप हालत देख लें, फिर हेल्थ की फैसिलिटी ना होने के बराबर। जहाँ दिया क्या उसकी वजह कि जिनके कंधों के ऊपर ये बोझ था उनकी औलादें जब बीमार हों या खुद इनके सरों में दर्द हो तो ये भागे भागे जाते हैं खुद बाहर, और यहाँ लोगों को किस रहमो करम के ऊपर छोड़ते हैं। मेरा ख्याल है कि ये तो जवाज नहीं बनता। फिर जो हमारा ये जो क्रैप्ट सिस्टम है, ये स्क्रैप्ट सिस्टम में गुंजाइश नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप एक अदारे को नहीं दे, आप कोई भी पोस्टिंग है, कोई ट्रांसफर है, वो उसको आपने अटैच किया, मशरूत किया, कोई उसको ऑब्जेक्टिव दिया कि भाई आप डीजी एफआईए की अपॉइंटमेंट करते हैं तो उसके सामने उससे पहले वाले का जो है ना पूरा रिकॉर्ड रखे कि भाई क्राइम की ये रेशो थी, स्मगलर में इतने लोग इस महीने में गए, इसमें गए, और जो आगे फर्दर डीजी नीचे पोस्टिंग करता है, डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, मेरा है कि उनके कंधों के ऊपर वजन डाले कि आज से लेकर कोई एक बशर जो है इंसानी स्मगलिंग उसकी नहीं होनी चाहिए। आप कोई ऐसा जो लगाते हैं उसको बताएं कि आपके हल्के का क्राइम ये है और आपको लगाने का मकसद यह है कि आइंदा ये क्राइम कम हो। आप आज तक मुझे पता है कि कोई भी बड़ी मेजर पोस्टिंग है या कोई वजीर मशीर लगाते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, देखते क्या है? यहाँ तो ये होता है कि लगाना है उसको अपने मकासद के लिए कि ये मेरे काम करे, मुझे फैसिलिटेट करे, मेरे जायज और नाजायज काम करे, मेरे लिए मनी लॉन्ड्रिंग करे। मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से होती? फिर यहाँ दारों की बात करते हैं, यहाँ तो तंदुरुस्त बंदे उनके जनाब प्लेटलेट्स नीचे करते हैं, ऊपर करते हैं, कहते हैं जनाब ये तो एक दिन भी इसका जीना बड़ा मुश्किल है, और मुजरम और दुनिया मुल्क से बाहर भिजवा देते हैं। मेरा ख्याल है कि अदारे सब ने देख लिए हैं, क्योंकि इन सब की कनेक्टिविटी, इनकी पोस्टिंग, ट्रांसफर, इनकी मरात सब उन लोगों के हाथ में है जो आते ही करप्ट सिस्टम के जरिए है। तो इनके ऊपर तवक्को नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये सिस्टम जो है ना, इसके रिंग पिस्टन बैठ चुके हैं, ये बातें करेंगे, तकरीरें करेंगे, लेकिन इनके अपने साथ सजात पड़े। ये तो सारा देखो ना, ये कहाँ कितने स्कैंडल होते हैं, कोई जान अली को जा रही है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, कोई लांचे जा रही हैं, तो वो कौन लेके जाता है? सरमाया पूरी दुनिया में। आज इंटरनेशनल जो इंडेक्स है उसमें दहशतगर्दी में आपका दूसरा नंबर है, पासपोर्ट दुनिया में आखिरी में रहा को चौथा नंबर है। आप देखेंगे आप खड़े कहाँ हैं दुनिया में? अदल जो फराहम करना है, इंसाफ में दुनिया में 140 में से आपका 136वां नंबर है। आप किधर खड़े हैं? बाहर जाते हैं और जो बाहर से पकड़ पकड़ के वापस भेज दिया, वो कहते हैं जनाब ये भीख मांगते हैं। जाके करते क्या? और मुख्तलिफ जो है ना वो इनके अलाकार, मेरा ख्याल है कि जब तक जजा और सजा का कंसेप्ट खत्म नहीं करेंगे कि भाई किसी को सजा ही नहीं है, जितने चोर, मनी लॉन्डर्स, ये बत्ताखोर, करप्शन, माफिया,
ये सारा दिन रहता है, गरीब एक को पकड़ने से क्या होगा? जब तक आप जीरो टॉलरेंस नहीं करेंगे, अवाम ये समझती है कि ये जितने बड़े चोर थे ये तो हुक्मरान बन के बैठ गए, कोई 10% से कहां परसेंट, कोई सैकड़ों से कहां परसेंट। वो मुझे बताओ कि अवाम को क्या पड़ा है कि वो इनकी तकरीरें सुने, इनकी बातों पे अमल करे। वो समझते हैं कि बेहतर कामयाबी का रास्ता ही यही है कि यहाँ करप्शन करो और इतनी बड़ी मेगा करप्शन करो, फिर लोगों को खरीद लो, थाने खरीदो, जज करो, वकील करो, FIA, सारा निजाम अपने हाथ में ले लो। मेरा ख्याल छोटा चोर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी वाज़ेह हदीस है, या अय्युहन्नास इन्नमा अहलकल्लज़ीना क़ब्लकुम, कि ए लोगो तुमसे पहली कौमें इसलिए तबाह हुई, इसलिए बर्बाद हुई, अन्नहुम कानू इज़ा सरका फीहिम शरीफ तरकहु, कि उनमें जब कोई बड़ा चोरी करता था तो उसको छोड़ दिया जाता था। व इज़ा सरका फीहिम ज़ईफ अकामू अलैहिल हद, जब कोई छोटा चोरी करता था तो उसके ऊपर हद नाफज कर दी जाती थी। तो मेरा ख्याल ये तबाही का रास्ता है। सारी दुनिया को पता है कि ये मनी लॉन्डर, ये जजीरा मास्टर, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, पनामा लीक्स, दुबई लीक्स और पंडोरा पेपर, ये पूरी दुनिया में सासे बोल रहे हैं, लेकिन पूछने वाला इसलिए कोई नहीं कि जिन्होंने पूछना है उनकी अपनी बड़ी ट्रेलें नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये बदबख्ती मैं है। हम इसके थोड़ा हल की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, आपके नजदीक सबसे मौसर हल क्या है जिससे इंसानी स्मगलिंग को जो है वो रोका जा सके? आपको क्या लगता है? दयानतदार क़यादत हो आपके पास तो वो इस सिस्टम में जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकती है। अदरवाइज मुझे तो कोई हल नजर नहीं आ रहा। और दयानतदार को भी इस सिस्टम में बर्दाश्त ही नहीं करते। कहते हैं ना, कोई नया CS करके ऑफिसर आता है तो उसे पूछते हैं, यार आप किस जज्बे के साथ आ रहे हो, क्या करोगे? वो कहेंगे, यार मैं मुल्क की खिदमत करूंगा। ऊपर बैठे 35-40 साल से जो बॉर्डर्स पे बैठे स्मगलर जितने सारे खिदमत ही कर रहे हैं मुल्क के, चाहे वो कस्टम का अफसर है, चाहे वो FIA का है, चाहे वो BR का है, चाहे वो कोई पुलिस का अफसर है, तो चाहे वो DMG ग्रुप, PSP ग्रुप, किसी भी ग्रुप से उसका तल्लक है, तो ये मुल्क की खिदमत ही कर रहे हैं, जिसके नताज आज हम सब पूरी कौम भुगत रही है। सही। आपको क्या लगता है रितु साहब कि इंसानी स्मगलिंग के हवाले से क्या मौसर इकदाम करने चाहिए कि जिसकी वजह से ये अलमियां रुक सके? देखिए, इसके रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन पहली शर्त ये कि क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका जो सारा फायदा है वो उसी एलीट क्लास को है, उसी माफिया को है जिसको आप अशराफिया कहते हैं, उन्हीं की तरफ जाता है। आपने अगर इंसानी स्मगलिंग का खात्मा करना है तो FIA में सख्ती कर दें कि जिस एयरपोर्ट से जिस अफसर की ड्यूटी है, जिसकी शिफ्ट में कोई बंदा निकला, उसके खिलाफ भी FIR होगी। अगर आपने इंसानी स्मगलिंग का खात्मा करना है तो आप दूसरे गैर कानूनी रास्ते इख्तियार करते हैं। आप अगर गैर कानूनी रास्ते को भी रोकना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो आप ये शर्त रख लें कि आपने जब पासपोर्ट बनवाने जाना है तो आप उससे पूछे कि क्यों बनवाने जा रहे हैं, क्यों बना रहे हो पासपोर्ट, कहाँ जाना है, जाना भी है तो क्यों जाना है। मादर के सर, वो तो जो दूसरे रास्ते से जाते हैं वो तो उनके लिए पासपोर्ट इस्तेमाल ही नहीं करते। नहीं, वो यहाँ से निकलते वक्त इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद जब वहाँ पहुँचते हैं तो उस पर जाली स्टिकर्स लगे हुए होते हैं, वो उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर वो आप जाली स्टिकर्स और ये सारी चीज़ें ख़त्म करेंगे तो उसमें 80% कमी आ जाएगी, अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि देखें 3 रास्ते हैं जो कि बच्चे को पता है। ईरान का है, इसके अलावा अफ़गानिस्तान का भी है, और उसके साथ साथ दूसरा रास्ता है जो ये कतर, अमान वगैरह की साइड से जो समंदर के रास्ते से जाते हैं। तो ये कितना बड़ा कोई फासला है जहाँ से कि आप रोक ही नहीं पाते। मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि आपका जो माफिया बैनुल-अक़वामी ताउन भी नहीं हासिल, अगर ये वहाँ पे पाकिस्तानी अगर वहाँ से स्मगल होते हैं तो उन रियासतों से भी तो पाकिस्तान का वो उस तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस हवाले से। नहीं, उन रियासतों से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन प्रॉब्लम सारा यहाँ पर ये है कि जो आपकी अशराफिया है उसने वहां पर अपने लिए ऐसे हेड आउट्स प्रॉपर बनाए हुए हैं कि यहाँ से जो लोग बाहर जाते हैं उनको वहां पे डंप किया जाता है। उसके बाद फिर जब उनको मौका लगता है या उनको जब रास्ता मिलता है तो वो वहां से आगे के लिए ट्रेवलिंग करवाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कोई अनपढ़ आदमी जो को गुजरात का है या गुजरांवाला का है या कराची का है, उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो यहाँ से किसी दूसरे मुल्क में जाके वहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क बनाएगा, वहाँ पे पूरी चीज़ें, पूरी एक चेन बनाएगा, उसके बाद फिर यहाँ से लोगों को मंगवाएगा? इसके लिए वही लोग कार फरमा हैं जो कि
इस सारे सिस्टम के सरपरस्त हैं। ये और बात है कि वो आगे जिन लोगों को करते हैं वो छोटे चोर होते हैं, जो दिहाड़ीदार किस्म के आप कह लें कि आप देखें ना कितने स्मगलर्स आपने पकड़े, स्मगलिंग रुकी नहीं रुकी, उसकी वजह ये कि जो जैसे वो एक पुरानी मिसाल है ना कि कुएं से जब तक आप कुत्ता नहीं निकालोगे तब तक मसला हल नहीं होगा। आप पानी निकाल ही जाए तो आप अभी तक पानी निकाल रहे हैं। जो बंदा वहां पे चल चल के बिल्कुल किसी काम का नहीं रहता, नकारा हो जाता, उसको ये पकड़ के जेल में भेज देते हैं। जब उसको जेल में भेजते हैं तो क्या वहां की चेन खत्म हो जाती? कभी भी नहीं होती। वो चेन उसी तरह से काम कर रही होती, आगे किसी नए बंदे की जिम्मेदारी देते हैं। जब तक वो बदनाम हो उतने दिन उनका काम चल रहा होता है। तो मेरा ख्याल है कि सारे गेम की जो बुनियादी तौर पर मास्टरमाइंड और जो जिम्मेदार है वो FIA है। FIA के ऊपर अगर आप सख्ती करें, उनके अफसरान के आप असासे चेक करें, उनसे पूछें कि यार फलान जगह पे आपकी ड्यूटी थी तो ये लोग किस तरह मूव कर गए, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर ये इस मामले को खत्म करना कोई ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल हो जाएगा। मंडला साहब, आपकी क्या राय है इस हवाले से कि कैसे मौसर इकदाम करने चाहिए कि ये इंसानी स्मगलिंग, क्या आगाही मुहिम्मात चलानी चाहिए, एजुकेशन दी जानी चाहिए लोगों को, क्या आप समझते हैं कि क्या इकदाम करने चाहिए हुकूमत को? हालांकि मुल्क में निज़ाम अदल को बेहतर करना चाहिए, यहाँ रोजगार के मौके जो है ना वो पैदा करने चाहिए, और मेरा है किसी की जिंदगी तंग नहीं करनी चाहिए। जब ये एक मजदूर की उजरत 37,000 मुकर्रर करते हैं तो खुद 37 लाख में भी इनका पेट नहीं भरता। तो मेरा ख्याल है खला बहुत ज्यादा है, इतना बड़ा खला है कि गरीब आदमी जब उसके बच्चे भूखे मर रहे हों, उसके पास उनके इलाज के लिए पैसे ना हो, उनके स्कूलों में भेजने के लिए उनके पास फीस ना हो, बिजली के बिलों के लिए लोग जब खुदकुशियां करें और जहां जाएं आगे किसी एक अदारे में चले जाएं बगैर रिश्वत के, वहां उसके लिए कोई दरवाजा ना खुले, कोई उसकी दरखास्त लेने को तैयार ना हो, कोई एक मुझे अदारा बता दे कि जहां रिश्वत के बगैर काम होता हो। जब इतना करप्ट सिस्टम हो चुका है, फिर ऊपर जो बैठे हैं वो एक समझ लो कि अपने आप को बालातर मखलूक समझना शुरू हो गया। वो समझते हैं, फिर मेरा ख्याल है कि इंसानों के अंदर जो एक आवाज थी कि एक गरीब आदमी के पास एक विल होती है ना, हाँ मेरे पास वोट है, आप मेरा काम नहीं करोगे तो मैं वोट आपको नहीं दूंगा। मेरा है 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ तो वो जो गरीब का मान था वो भी आपने तोड़ के रख दिया, फार्म 47 तैयार करके कि तुम जहां मर्जी ठप्पा लगाओ, मैं तुम्हारे ठप्पों की जरूरत नहीं है, हम फार्म 47 भी तैयार कर लेते हैं। तो मेरा है कि अवाम मायूसी की तरफ ना जाए, ये इकदाम इनको करने चाहिए। महंगाई बहुत है, उसको कंट्रोल करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, औज़ु बिल्लाहि मिनल कुफ्र व दैन, कि अल्लाह मैं कर्ज और कुफर से तेरी पनाह मांगता हूँ। फकाल रजुलन या रसूल अल्लाह अतादिलुल कुफ्र व दैन, तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या कुफर और कर्ज बराबर है? काला नअम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल बराबर है। तो मेरा ख्याल है कि दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल कुफ्र वल फकर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह मैं कुफर और फकर से, गुर्बत से पनाह मांगता हूँ। तो साहबा ने पूछा कि क्या फकर और कुफर बराबर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल बराबर है। मेरा ख्याल है जो कुफर है, ये जो गुर्बत है, ये बंदे को कुफर तक ले जाती है। तो लोगों की गुर्बत जो है ना वो बटाने की तरफ कोई इकदाम करे। ये जो निजाम अगर इशराफिया एक लीड क्लास जो क्लब है वो तो खुश है, वजीरान, मशीरान, जजेस, जनरल, इनकी सैलरीज, इनका प्रोटोकॉल और इनकी मरात, मेरा ख्याल है वो तो खुश हैं, तकरीरें भी अच्छी कर लेंगे, सबक भी अच्छा पढ़ा लेंगे कि जनाब ऐसे ना करो ऐसे। जब गरीब का बच्चा उसके हाथों में और इलाज के लिए उसके पास पैसे ना हो तो उससे जो बंदा सवाल करे कि वो फिर पूछता है कि यार मेरी रियासत, मैं तो हर चीज पे टैक्स देता हूँ, मोबाइल का कार्ड डालता हूँ, और फिर गरीब आदमी अपने मुल्क के सरबराहान से ज्यादा टैक्स देता है, क्योंकि गरीब आदमी जिसकी 37,000 मजदूरी है वो भी बिजली का उतने का यूनिट खरीदता है जितने का वजीर आजम खरीदता है, जितने का मंडला साहब यहाँ पे मेरे पास बड़े बड़े जो है ना मेरे पास प्रोग्राम का थोड़ा वक्त खत्म हो गया है। हम दोबारा इस पे फिर किसी दिन बात करेंगे और इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। अब तक आपकी जो सबसे अच्छी जो आपने कहा कि इंसानी स्मगलिंग को खत्म करने के लिए बेहतर ये है कि आप अपने मुल्क में, जैसे मंडला साहब ने कहा कि अपने मुल्क में निजाम इंसाफ को कायम करें और रोजगार के मौके गरीब आदमी के लिए पैदा करें, तो वो इस मुल्क को छोड़ के जाने का, कोई भी अपने प्यारों को छोड़ के जाने का तसव्वुर नहीं कर सकता। अगर कोई मंडला साहब के बकौल जैसे उन्होंने कहा कि अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत करने के लिए जब वो निकलता है यहाँ से तो वो अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर चुका होता है, तो कोई भी नहीं चाहता कि वो
जो है वो कबल जो है पहले ही चला जाए, पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो जाए। बहरहाल हुकूमत वक्त को चाहिए कि अपने जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, जैसे बाकी मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने, डॉक्टर साहब ने कहा, डिटू साहब ने कहा कि हुकूमत को अपने कानून नाफज करने वाले अदारों का भी जो है वो देखना चाहिए कि वहाँ पे जो बैठी काली भीड़ें हैं उनकी वजह से भी मामलात ख़राब हैं और इंसानी स्मगलिंग को रोका नहीं जा पा रहा उनसे। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा काशिफ़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।